हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत से क्या आशय है। देखिए क्या कह रहा है, शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत कहने का मतलब है हम यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं, सेफेलो कॉडल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? सेफेलो कॉडल प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो मेरा विकास होता है वो कहाँ से होता है, हेड टू टू। ठीक है, क्या होता है, हेड टू टू। कहने का मतलब है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। यहीं पे जब हम सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल की बात किए हैं, हेड टू टू एक प्रिंसिपल आपका और है, वो आपका क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल आपका क्या होता है, ये आपका होता है सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दो को देखिए। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विकास को प्रभावित करता है, कौन सा अनुवांशिक कारक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ बात कीजिएगा, यहाँ हम किसका, जेनेटिक्स का बात कर रहा है। ठीक है, तो आखिर कौन सा है वो आपका, कौन सा हो जाएगा कि आखिर जेनेटिक फैक्टर को कौन सा जो इफेक्ट, डेवलपमेंट इफेक्ट करता है, वो आपका कौन हो जाएगा, सामाजिक नीतियां हो जाएगा कि जेनेटिक का बात की है। ठीक है, या आपका शैक्षिक संस्था हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये जैविक परिपक्वता हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ही फैक्टर होगा। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं अनुवांशिक कारक जो होगा, ठीक है, आपका जेनेटिक फैक्टर्स जो होगा वो आपका क्या होगा, बायोलॉजिकल मैचुरेशन होगा। ठीक है, सांस्कृतिक प्रथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो का जो है वो आपका सी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, देखिए होता क्या है, क्या कि किसी व्यक्ति की वंशगत विशेषताएं में स्वाभाविक रूप से क्या होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखता है। ठीक है, जैविक परिपक्वता कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैविक परिपक्वता कहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिक कारक का जैविक परिपक्वता होगा, इसी को हम क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि आपको बहुत छोटे बच्चे के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था का बात कर रहा है। देखिए प्राथमिक संस्था का बात कर रहा है, प्राइमरी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसी होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका बुक होगा, सिनेमा होगा, या परिवार होगा, या माता पिता का कार्यस्थल होगा। बल्कि जो आपका प्राइमरी एजेंसी होता है वो आपका क्या होता है, परिवार होता है। ठीक है, मेरा फैमिली जो है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद जो आपका सेकेंडरी होता है वो क्या होता है, आपका कोई भी जगह का स्कूल होता है, चाहे यहाँ पे जैसे माता पिता का कार्यस्थल बोल सकते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा, है ना। और जैसे यहाँ पे आपका मीडिया है, बुक है, ये सब क्या है, ये सारा चीज जो है आपका क्या है, सेकेंडरी एजेंसी है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, सेकेंडरी एजेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चार का बात कीजिएगा। चार में कहता है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। क्या कह रहा है, देखिए किस अवस्था में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। संवेदीगामक, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और ये क्या होता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। और इसी के अंदर क्या डेवलप होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और ये आपका क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चे बच्चा जो है, मतलब कि
ये क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन, ये चिंतन मतलब चीजों को सही से वो पहचान नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे मूर्त संकेतात्मक अवस्था में क्या होता है, जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशन कहते हैं, यहीं पे आपके मूर्त समस्याओं के बारे में क्या करता है, तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होता है। ठीक है, और ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होता है। और यहीं पे क्लासिफिकेशन भी कर सकता है बच्चा, और यहीं पे बच्चा क्या कर सकता है, सेरिएशन भी कर सकता है। तो ठीक है, इस तरीके से मेरा 4 का ऑप्शन सी जो है वो क्या है, सही आंसर है। अगर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ये स्टेज में क्या होता है, 12+ ईयर बच्चों के लिए होता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी वे में आसानी से बना सकता है, जैसे एनालिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, सारा चीज कहाँ डेवलप होता है, आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में डेवलप होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर 4 का हम बात करें, तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का बात कीजिएगा, जिन प्याजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थितकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्स्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है, व्यवहारों, है ना, और विचारों का संयोजन और व्यवस्थितीकरण, ठीक है, और पुनः योजना योजन, ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, पुनर्व्यवस्थीकरण, ठीक है, करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है, असंतुलीकरण कहलाता है, या संकल्पना कहलाता है, या संगठन कहलाता है, या मिथ्य धारणा कहलाता है। तो ये जो है आपका, जो इसमें आंसर होगा वो आपका क्या होगा, देखिए ये जो सारा चीज क्या कह रहा है कि लाना, एक जगह आप चीजों को ला रहे हैं ना, व्यवहार, विचार, और यहाँ पे आपका पुनः संयोजन, ठीक है, उसके बाद आपका व्यवस्थीकरण, तो उसको क्या कर रहे हैं, सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है, वो आपका संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम एक ग्रुप में ला रहे हैं, ठीक है, आइसोलेटेड ग्रुप में, जहाँ की आपका बिहेवियर हो गया, थॉट्स हो गया, ठीक है, आप किस में सोचने लगते हैं, हाई ऑर्डर सिस्टम, आप इसलिए सोचते हैं ताकि आप कुछ उसका सेंस आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो इसलिए 5 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वैगोस्की के अनुसार खाली जगह चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैगोस्की के अनुसार आखिर कौन सा जो है ये चिंतन और अधिगम प्रक्रिया में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए वैगोस्की जो है आपका सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है, तो ये कल्चरल टूल्स जो है वैगोस्की के अनुसार क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम विकास में। ठीक है, जैसे आपका ये सांस्कृतिक उपकरण में क्या हो जाएगा, आपका लैंग्वेज हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, और जो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका सेव देता है आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 6 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, और होता क्या है देखिए, इसी के अंतर्गत क्या आता है आपका जो, ठीक है, और हाँ ठीक है, ये सांस्कृतिक उपकरण क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या है, सही आंसर है। और क्या होता है ना कि देखिए, इसी के अंतर्गत जो बच्चों के अंदर क्या आता है, रुचि आता है, रुचि व व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है, और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, वही जो कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, उनके अन्य व्यक्तियों के अंत संबंधों पर संबंधों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। और इसका बच्चों का बौद्धिक विकास और तथा वे दुनिया को किस प्रकार सीखते हैं, उस पर क्या करता है, गहन प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपका क्या है, 6 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 7 कहता है कि वैगोस्की के सिद्धांत में वो योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है, और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वो दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाती है। ठीक है, हम देखिए क्या कह रहा है यहाँ कि जिसमें क्या कर रही है, अध्यापिका सवालों का सरलीकरण करते हुए उन्हें संकेत देती है, कि सवाल को हल करने का प्राथमिक चरण बताती है। अब वहाँ क्या कह रहा है कि
आप मतलब कि बच्चों को बस हिंट दे रहे हैं, सवाल करने का चरण बता रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार कहने का मतलब है उसी को हम क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग। ठीक है, स्केप फोल्डिंग है ना। मतलब कि बस बच्चों को हिंट दे रहे हैं थोड़ा कि आखिर प्रथम चरण बता रहे हैं कि सवाल को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, और अब जो वो चीज़ बताता है, चाहे वो कोई भी सपोर्ट कर सकता है, जो मोर मोर नॉलेजेबल एमक्यू जो होगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होगा, या अदर्स कहने का मतलब वो माँ बाप भी हो सकता है, वो सहपाठी भी हो सकता है, वह क्या हो सकता है, वो आपका शिक्षक भी हो सकता है। तो ठीक है, इसमें 7 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की है? संचार व सहयोग के प्रभाव या शारीरिक को प्रभावित करने वाला। देखिए, पहल वर्ग की बात कर रहे हैं ना, वो नैतिक विकास का तर्क दिए, नैतिक तर्क का विकास दिए। तो ऑप्शन सी जो है क्या है, वो आपका सही आंसर है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग का बात किए हैं कोहल वर्ग। वहीं पे जो वो बताते हैं, चीजों को 3 लेवल और 6 स्टेज में बांटते हैं। ठीक है, जो एक क्या होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, कन्वेंशनल लेवल होता है, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। ठीक है, इसी में हर लेवल में आपका दो दो क्या होता है, स्टेज होता है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। 9 कहता है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा आपका निष्कर्ष की नकल। ठीक है, या आप कंटेस्ट समरण रूट मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं, या आप ज्ञान निर्माण करें, या उच्च प्रतिस्पर्धा। कहने का मतलब है हाई कंपटीशन। हम बच्चों को क्या करेंगे, ज्ञान निर्माण करेंगे, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसलिए 9 का जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इनकरेज करेंगे बच्चों को ज्ञान निर्माण करने के लिए। ठीक है, जिस ताकि जब ज्ञान निर्माण करने के लिए हम उसको इनकरेज करेंगे, तो वो स्टूडेंट स्टूडेंट क्या होगा, एक्टिवली अपने नॉलेज को बिल्डअप कर पाएगा और चीज़ों को अच्छे से क्या है, समझ पाएगा। इसलिए हम ये कंठस्थ स्मरण को, मतलब मेमोराइजेशन फैक्ट्स को, ये सबको हम ज़्यादा यहाँ पे महत्व नहीं देंगे। ठीक है, बच्चा अगर चीज़ों को समझेगा ना, तो समझ के चीज़ों को करेगा, तो वो उसके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, और एक्टिवली चीज़ों को सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। 10 कह रहा है कि बुद्धि के समकालीन संपर्तियों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धि बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे समानता खाली जगह होते हैं। क्या कह रहा है, बुद्धि के समकालीन संपत्तियों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे समानता। देखिए, कहने का मतलब है, इसमें हम ये कह रहे हैं, अगर आप देखिएगा, इसमें हम ये कह रहे हैं कि देखिए, बुद्धि के समकालीन, ठीक है, प्रत्येक के अनुसार क्या होता है कि आपका बुद्धि लंबित परीक्षण किसी व्यक्ति की ये बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, हम उससे किसी की बुद्धि को जांच नहीं सकते हैं, वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो समानता क्या होता है, आपका सांस्कृतिक रूप को क्या करता है, पूर्वाग्रहित होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप आंसर देखिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से क्या होते हैं, पूर्वाग्रहित होते हैं। अब इसी में अब हमको चीज़ों को समझना है कि देखिए होता क्या है ना, परीक्षण की वैधता सांस्कृतिक से क्या होती है, भिन्न होती है, और एक परीक्षण पक्षपाती भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, जब इसकी वैधता संस्कृति से भिन्न होती है, ये बुद्धि के कुछ रूपों को ही क्या करता है, मापता है। बुद्धि में नवीन उत्तेजनाओं को समझने, और एक भाषा सीखने, और दूसरे के साथ संवाद करने, पर्यावरण से अवगत होने, योजना बनाने, और रचनात्मक रूप से समस्याओं को हल करने की क्या होती है, क्षमता होती है बुद्धि में ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि समानता सांस्कृतिक रूप से क्या होती है, पूर्वाग्रहित होते हैं, को उपयुक्त नहीं है बोल रहा है ना। ठीक है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। भाषा और विचार की हम बात कर रहे हैं, कहने का मतलब लैंग्वेज और थॉट की बात कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया
करते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं? देखिए, एक दूसरे से आपका जो विचार, आपका जो भाषा, जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं, इसलिए एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है, विकास को प्रभावित करता है या एक स्थिर के एक रूप तरीके से अंत क्रिया करते हैं। कहने का मतलब देखिए, कई इसमें आप कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण रूपों से अंत क्रिया करते हैं भाषा और विचार, लैंग्वेज और आपका क्या है, थॉट्स। ठीक है, लैंग्वेज देखिए, भाषा क्या करता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप क्या सीख रहे हैं, मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं, तभी ना आप बोलिएगा। अगर आप जैसा सोचिएगा तो आप वैसा ही बोलिएगा। आप जिस प्रोसेस से सोच रहे हैं, आपका भाषा लैंग्वेज का जो शेप होगा वो वैसा ही होगा। तो इसलिए कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। तो 11 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 का बात कीजिएगा, लगभग किस उम्र के आसपास प्राय बच्चे में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आती है? क्या कह रहा है, जेंडर भूमिका की क्या आती, प्रारंभिक आती है? वो आपका 4 वर्ष, 10 वर्ष या 14 वर्ष या 18 वर्ष? तो लगभग 4 वर्ष कह सकते हैं हम। इसमें आपका क्या होगा, सही आंसर होगा लगभग 4 वर्ष। क्या होता है ये, कि जो एक विशेषता बताता है, कहने का मतलब है पुरुष या महिला होने का अर्थ बताता है। ठीक है, और क्या होता है आपका, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक और व्यक्तिगत होती है और वे निर्धारित करती है कि पुरुष और महिलाओं को समाज के संदर्भ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिएगा, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसी कक्षीय वातावरण पैदा करना चाहिए जो, ठीक है, ए बी सी, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे या रूढ़िवाद और नामीकरण को बढ़ावा दे या योग्यता के बारे में सत्य धारणा को क्या करे, पोषित करे या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को एक क्षेत्रीय वातावरण पैदा करना चाहिए जो कि कैसा हो आपका, ठीक है, जो कि आपका कैसा हो, विविधता से प्रतिग्रहण को प्रेरित करना चाहिए। तो आपका क्या है, ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, 13 का सही आंसर है। कहने का मतलब देखिए, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी बच्चों को शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में होना, क्योंकि कक्षा एक छोटा समाज होता है। कक्षा क्या होता है, एक छोटा समाज होता है जहाँ बुद्धिमान, सुस्त और प्रतिभाशाली, मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम आदि सभी प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अतः ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो जो आपका कक्षा में आप बैठे होते हैं वो क्या होता है, बहुत एक छोटा समाज होता है जहाँ पे हो सकता है बहुत बुद्धिमान भी बच्चे हैं, सुस्त बच्चे भी हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम आदि सभी प्रकार के बच्चे क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। तो 13 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का बात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में प्रयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि मूल्यांकन को अधिगम के लिए, मूल्यांकन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, रूप में प्रयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें या मुख्यतः आधा पाठ्य पूरा करने के बाद मूल्यांकन करें, सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें या सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें? देखिए एक चीज जान लीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग का बात कर रहे हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर क्रिया के रूप में करें। तो आपका 14 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। क्वेश्चन 15 को देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में क्या करता है, मदद करता है? क्या कह रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग का बात कर रहा है ना, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में मदद। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, देखिए, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र भरे तो बच्चा याद करेगा, बोल देगा ए स्क्वायर। इसका सूत्र सिंपल है, जिसको याद रहेगा बोलेगा, जिसको नहीं याद रहेगा नहीं बोलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोल देगा। या भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, ये भी नाम बोल देगा। ठीक है,
और यहाँ कह रहा है कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, या बाल दिवस में किस तारीख को मनाया जाता है। बाल दिवस चिल्ड्रन डे बता देगा कि 14 नवंबर को हम मनाते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहा है हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। तो यहाँ पे हर बच्चे का जो है अलग अलग आंसर होगा। तो ये जो कह रहा है, ये आपका क्या क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कर रहा है, बढ़ाने में मददगार है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का बात कीजिएगा, पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है। अगर कोई पिछड़े समाज से आया है, आप वैसे विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए उसके समावेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल अलग संख्या में पढ़ाया जाएगा, आप क्या ऐसे बच्चों को अलग बैठा के पढ़ाइएगा, या आप उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दीजिएगा, या उन विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक सतह अनदेखा कर आप अनदेखा कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, नहीं कर सकते इग्नोर। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य हो, क्या उसके मतलब विद्यालय के बाद आप उसको कहिए ट्यूशन लेना अनिवार्य नहीं। उनके उनमें अपने पन की भावना को क्या कीजिएगा, आप बढ़ावा दीजिएगा। जब आप बढ़ावा दीजिएगा, तभी वो क्या अपने आप को सहज महसूस कर पाएगा। ठीक है, और वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा, तभी अपना क्षमता और शक्ति के अनुसार सुचारू रूप से क्या करेगा, बच्चा कार्य करेगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए, है ना। 16 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। अभी जस्ट बोले ना, क्लास जो है, क्लास ना एक बहुत छोटा समाज है जहाँ पे हर तरीके का लोग होता है। तो आप इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते, आप हर हर किसी को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए आप उसको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। क्या कहता है, गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी प्राय किस क्षेत्र की चुनौती अनुभव करते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ पे गुणज वैकल्य, तो गुणज वैकल्य का बात कर रहा है तो हम डिस्कैलकुलिया का बात कर रहे हैं। और डिस्कैलकुलिया का जो बात करते हैं, इसमें नॉर्मली जो है विद्यार्थी किस क्षेत्र की चुनौतियों का अनुभव करता है, तो वो आपका गणित होता है, ना कि गायन, ना कि दौड़, ना कि चित्रण। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए यहाँ पे डिस्कैलकुलिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन 18 का बात कीजिए। 18 कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है। क्या कह रहा है, कौन सा प्रावधान दृष्टि बाधित, जो बच्चा देख नहीं पाता, दृष्टि बाधित मतलब विजुअली इम्पेयर्ड की बात कर रहे हैं, के लिए समावेशन बाधक बन जाता है। कहने का मतलब बैरियर है। ब्रेल किताब है तो अच्छी बात है ना। और कह रहा है स्पर्शनीय मानचित्र, कहने का मतलब टेक्टाइल मैप है ना, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ कहता है लिपिक की मदद लेना, कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, लिपिक की मदद ले रहे हैं। और यहाँ रिटेन एग्जाम जो है दृष्टिबाधित बच्चे के लिए क्या है, बाधक है ये। ठीक है, 18 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का अगर आप बात कीजिएगा, निम्न में से कौन सा गुण प्राय सलीनता गर्हित विद्यार्थियों में देखा जाता है। ठीक है, सलीनता गर्हित विद्यार्थियों में देखा जाता है। पुनरावृत्तीय व्यवहार, या संज्ञानात्मक नम्यता, या उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, या दिनचर्या में बार बार बदलाव की चाह। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण प्राय संलीनता गर्हित विद्यार्थियों में देखा जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बात कीजिएगा, वो क्या होता है, पुनरावर्तीय व्यवहार मतलब रिपीटेशन बिहेवियर देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं 19 का जो है ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, देखिए संलीनता का मतलब है कि ऑटिज्म है ना, एक क्या है, विकासात्मक विचार है, जो क्या होता है, विकार है, जो क्या होता है, जो अधिकतर बच्चों में देखा जाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक संचार व व्यवहार संबंधित चुनौतियों का कारण बन जाता है। ठीक है, इस विकार में भाषा में कमी, पेशीय विकास में असमर्थता, या दोषपूर्ण वास्तविक परीक्षण एवं सामाजिक परिस्थितियों में कार्य करने में असमर्थता शामिल होती है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों में निम्न लक्षण दिखाई देता है, जैसे क्रियाओं को बार बार दोहराना, या रुचि में कमी व पुनरावृत्ति, दिनचर्या में बदलाव के अनुकूल होने में परेशानी, भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, देरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 19 का ऑप्शन ए, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटिज्म। संलीनता का मतलब होता है आपका ऑटिज्म।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें अक्सर देखा जाता है रिपीटेशन बिहेवियर, है ना। तो इसलिए और क्या होता है, प्रीफर स्ट्रिक्ट रूटीन्स, मतलब एकदम रूल प्रीफर करते हैं वो स्ट्रिक्ट रूटीन्स। ठीक है, तो रिपीटेशन बिहेवियर ये सब आप ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहा है आप पुनरावर्तीय व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 20 का अगर बात कीजिए, अगर रेशमा 3 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी, वो अपनी अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली, रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, रेशमा 3 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी। ठीक है, और क्या कह रहे, उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है, शालीनता या पठन वैकल्य या प्रतिभाशीलता या मानसिक विकलांगता। तो यहाँ पे अगर बात कीजिएगा, ये प्रतिभाशीलता मतलब कि दिखा रही, मतलब गिफ्टेडनेस। ठीक है, तो जब बच्चा अर्ली एज में ही ना सब चीज पढ़ लिया है, तो वो चीज क्या दिखा रहा है, वो प्रतिभाशीलता दिखा रहा है बच्चे का 3 साल की उम्र में, देख रहे हैं ना आप। कहते हैं बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा है, इतनी कम उम्र में हर चीज जानता है। बच्चे सबसे बेहतर खाली जगह द्वारा सीखते हैं, कुछ अधिगम से या पुनरावृत्ति और अभ्यास से या निष्क्रिय नकल से या कंठस्थ समझ। देखिए, निष्क्रिय नकल और कंठस्थ जो आपका स्मरण है उसको तो आप हटा ही दीजिए। बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है वो खोजी अधिगम से। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग से। जब वो चीजों को खोज के सीखेगा तो वो क्या होगा, एक्टिवली एक्टिवली चीजों में क्या होगा कि इंगेज होगा, और उस चीजों में उसकी समझ जो है काफी बेहतर होगी। क्वेश्चन 22 को देखिएगा, अभिकथन कहता है कि विद्यालय में केवल सीखी गई सामग्रियों को पुनर पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। विद्यालय में केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, या स्मृति ना तो रचनात्मक होती है ना ही क्या करती है, विचारनात्मक होती है। तो इसमें जो आपका कह रहा है कौन सा सही है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय को केवल, यहाँ पे केवल लगा दिया, देखिए केवल, है ना। क्या कह रहा है, विद्यालय को केवल, अगर ये केवल नहीं होता तो 1 मिनट के लिए हम सोच सकते थे, इसलिए आपका ए गलत है। ठीक है, और अगर आप बात कीजिएगा तो स्मृति ना तो क्या कह रहा है, जो आपका स्मृति ना तो रचनात्मक होती है ना ही क्या होती है, निर्वाचनात्मक होती है। ठीक है, कह रहे मेमोरी के बारे में आपका बात कर रहा है, ना ही क्रिएटिव होता है ना ही इंटरप्रेटिव होता है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए और आर क्या है आपका, दोनों गलत है, क्योंकि ए तो आपका गलत ही है। जब ए गलत है तो ए गलत आपका ऑप्शन डी में ही है। अगर आपको आर के बारे में नहीं भी पता रहेगा तो ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्कूल जो है सिर्फ फोकस करता है आपके समझ पे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि नॉट जस्ट रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका गलत है, पहला है ना। और जो आपका मेमोरी होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, और क्या होता है, इंटरप्रेटिव होता है। ठीक है, ना कि ना ही नादर क्रिएटिव नोर यहाँ इंटरप्रेटिव। ठीक है, तो इसलिए 22 का ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका क्या है, सही है। देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज देखिए, देखिए जो स्मृति होता है ना वो क्या है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, रचनात्मक प्रक्रिया है जहाँ क्या होता है, सूचनाएं व्यक्ति के पूर्व ज्ञान को संदर्भित करता है, जो समझ एवं पर, प्रत्याशाओं प्रत्याशाओं के अनुसार सांकेतिक एवं संचित होती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं कि अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने में संपादित करने चाहिए। देखिए क्रियाकलाप बनाने में क्या करने चाहिए, संपादित करने चाहिए। कहना है डिजाइन लर्निंग एक्टिविटीज का बात कर रहा है कि जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो या जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। देखिए ऐसा थोड़ी है कि जो हाईली अब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब है ना, कि अति अमूर्त हो, या जो विद्यार्थियों के रुचि रुचि के अनुरूप हो। देखिए जिसमें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट होगा तो वो ज़्यादा उसके लिए क्या है,
बनाने में संपादित करना चाहिए, तो क्रियाकलाप बनाने में उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम कह सकते हैं 23 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ऐसा नहीं कि जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और क्या कह रहा है, अन्य देशीय हो, या जिनका उद्देश्य केवल पूर्व ज्ञान का क्या कह रहा है, पुनरुत्पादन मात्र हो। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का बात कीजिएगा। 24 कह रहा है आपका कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखिए, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की सत्या को न्यूनतम कर देना चाहिए, या विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, या व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, या कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखिएगा, मतलब कि क्या कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता, मतलब कि आप बच्चों को किस तरीके से इंगेज कर रहे हैं, आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए, ऑथेंटिक टास्क बच्चों को दीजिएगा ना, जिसमें वो रियल और रिलीवेंट हो स्टूडेंट, तो इसमें उसमें उसका जो एंगेजमेंट होता, संलग्नता होगा, वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। जैसे आपका, अगर इसके लिए आप कक्षा में क्या कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर, या सत्र चर्चा, या व्यवहारिक गतिविधियां तथा अनुभवनात्मक शिक्षण को क्या कर सकते हैं, शामिल कर आप प्रभावी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। 25 कहता है एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, खाली जगह कहलाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का बात कर रहा है। तो अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे आपका स्मृति सहायक तकनीक, ठीक है, या आपका अ, प्रक्रियात्मक स्थिरता, या आपका अनुक्रिया समुच्चय, या अनुमानी सोच। तो यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य युक्ति को दी गई सामान्य को समाधान तक पहुंचने में मदद कर सकती है, वो आपका क्या कर सकता है, अनुमानी सोच। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। इसका अनुमानित सोच का मतलब है कि सर, ये तात्पर्य है कि मैं समय खोज करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार ये विधि क्या होती है, समय खोज करके और समय करके सीखने की विधि है, ठीक है। और इस विधि में छात्र समय नए तथ्य एवं गुण को सीखते हैं, तथा सदैव सक्रिय तथा नई खोज करने के लिए क्या होते हैं, पर ये होते हैं। तो 25 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का अगर बात कीजिएगा, विद्यार्थी द्वारा गर्हित वैकल्पिक अवधारणाएं, विद्यार्थी द्वारा गर्हित वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कीजिएगा, आपके अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है, या पूरी तरह अतार्किक और क्या है, अविवेकी है, या विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के ज्ञान को दर्शाती है, या अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर दी जानी चाहिए। देखिए क्या करें, विद्यार्थियों द्वारा गर्हित वैकल्पिक अवधारणा है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन का हम बात कर रहे हैं। तो वो आपका क्या होता है कि विद्यार्थियों की सहज सिद्धांतों को, ज्ञान को क्या करती है, दर्शाती है, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है कि बच इसमें ये पहचाना जाता है कि बच्चा सोचने में कितना सक्षम है, और उनकी सोच वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न है, और क्या करता है, छात्रों को अर्थ निर्माण की अंतर्निहित आवश्यकताएं होती है, और वे अपने स्वयं के अनुभवों के माध्यम से ही अर्थ और अवधारणा को क्या कर सकते हैं, विकसित करते हैं। यह एक शिक्षक के लिए क्या होता है, शिक्षण योजना बनाने के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 26 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर बात कीजिए, अधिगम, ठीक है, किसका बात कर रहा है, अधिगम, ठीक है। अधिगम मतलब लर्निंग का हम बात कर रहे हैं, वो क्या है आपका, संवेगों एवं महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है, या संवेगों से प्रभावित नहीं होती, या सामाजिक संदर्भ कभी कभी प्रभावित होती है, कभी भी प्रभावित नहीं होती। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि आपका अधिगम ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए क्या होता है, अधिगम जो आपका एक व्यापक और सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। और क्या होता है, अधिगम के दौरान संवेग शिक्षा के प्रति हमारी क्या होती है, भावनाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। और संवेग जो है सभी कार्यों को गति प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए संवेग को महत्वपूर्ण रूप से क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है अधिगम, है ना, प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बात कीजिएगा। अभिकथन कह रहा है कि एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के संपरस्त्य की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए क्या कह रहा है इसमें, आपको इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, देखिए कथन को देखिएगा। एक टीचर को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को क्या करना, सीखने के लिए, कंसेप्ट सीखने के लिए। तो ये अच्छी बात है अगर आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर, ठीक है, एक टीचर होने के नाते अगर आप बच्चों को अभी प्रेरित कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अधिगम क्या कर रहे हैं, देखिए संप्रदाय की समझ पाने के लिए, अधिगम करने के लिए क्या करें, अभी प्रेरित करना चाहिए। तो ये आपका सही है। अगर हम वहीं पे कारण की बात करें, अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, कहने का मतलब है लर्निंग जो है आपका वो क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है और मीनिंगफुल होता है अगर वे महारत उन्मुखी हो। अगर अगर वो क्या होता है कि मास्टरी ओरिएंटेड हो। तो ए और आर दोनों सही है, और आर का ए जो है वो सही व्याख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं 28 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का अगर हम बात करेंगे, 29 कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। देखिए विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। बाधक वातावरण के स्वाभाविक, सहज व पारस्परिक क्रिया या स्व अभिप्रेरित अभ्यास या जानने और खोजने की चाह या कठोर और अनमय अनमय पाठ्यक्रम। देखिए क्या कह रहा है कि बाधक बन जाता है। तो आपका देखिए ये आपका बाधक नहीं बनता है। ठीक है, और ये सेल्फ मोटिवेशन प्रैक्टिस भी बाधक नहीं बनता है। और क्या हो रहा है, डिजायर टू नो एंड ये एंड डिस्कवर, मतलब या जानने और खोज करने की चाह भी आपका बैरियर नहीं बनता। बैरियर आपका क्या बनता है, कठोर और अनमय पाठ्यक्रम। कहने का मतलब है रिजिड और इनफ्लेक्सिबल करिकुलम आपका क्या बनता है, वो आपका बाधक बन जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 29 का ऑप्शन डी जो है आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन ही सेट किया गया था। चलिए, आपको उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। और क्वेश्चन इजी आता है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कुछ कुछ हिंदी होता है टफ, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको बेहतर ढंग से क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए, आपसे विदा लेते हैं यहीं से। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में।